हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। एंड हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, जिसका हम पढ़ रहे थे बैंकिंग पार्ट। उसी को ही मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। एंड दिस इज़ द क्लास थर्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड दिस वीडियो विल कवर योर आरआरबी, एससी एंड जीएफसीसीआई एग्जामिनेशन। और इसके अलावा अगर कुछ और भी अदर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं या कुछ अपकमिंग हैं, उसको भी ये कवर करेगा। ओके गाइस, सो लेट मी टेक यू टू द मेन थिंग व्हाट वी नीड टू डिस्कस। और एक बार हम ब्रीफिंग कर लेंगे हमने जो पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर आपको पता हो तो हम बैंकिंग लास्ट अपनी क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। अगर किसी ने सिर्फ पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक फाउंडेशन जो एक बिल्डअप होता है वो मैंने आपको बताया है कि कैसे हमारा बैंकिंग का फाउंडेशन बिल्डअप हुआ, हमारा बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ है इंडिया में। फिर उसके बाद हमारा आरबीआई क्या है एंड आरबीआई के फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैंने जैसे आरबीआई के आपको फंक्शंस बताए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि क्रेडिट कंट्रोल जो है एक आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पैसे आपका कैसे कंट्रोल करना है, किसके पास कितना पैसा रह, मतलब नॉट किसके पास कितना पैसा, लाइक मार्केट में कितना पैसा है कितना नहीं है, उसके बेसिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपका इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, या इन्फ्लेशन आपको कम करना है बढ़ाना है। जो भी आपका सिनेरियो है, क्या इन्फ्लेशन होता है और कैसे उसको मैनेज करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ये जान लीजिए कि आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, पैसे को कंट्रोल करता है कि कैसे आपका पैसा जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि मार्केट में कितना पैसा है। और अगर आपका पैसा अच्छा देखिए, सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपका क्रेडिट कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें क्यों करना है क्रेडिट कंट्रोल, कितना भी पैसा रहे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। अब सपोज़ आपके पास में 10 रुपये, ठीक है, आप दुकान पर कोई सामान खरीदने गए। सपोज़ आप एक पेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उसका प्राइस है 5 रुपये, आपके पास 10 रुपये हैं, आप पेन खरीद कर ले आए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको एक पेन खरीदना है और एक साथ में एक पेंसिल भी खरीदनी है, और आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो आप इसी में ही एडजस्ट करने का कोशिश करोगे कि 5 रुपये का पेन खरीद लिया, 5 रुपये की पेंसिल खरीद ली। अब सपोज आपके पास है 100 रुपये, तो यू मे बी गो फॉर मोर पेन्स और मोर पेंसिल्स। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर अब सपोज ऐसा हो जाए कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, सपोज 10 लाख रुपए हैं एक बंदे के पास, ठीक है, 10 लाख रुपए हैं और उसको मार्केट में एक 5 रुपये वाला पेन खरीदने जाना है, ठीक है, और इस तरह के 10 लोग हैं जो लाइन लगा के खड़े हैं 10 लाख के, उनको एक 5 रुपये वाला पेन खरीदना है और मार्केट में सिर्फ एक ही पेन अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो 10 लाख रुपए होंगे, सबके पास ये अमाउंट देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे इस पेन को खरीदने के लिए। पेन इज़ अ इमेजिनरी थिंग। सपोज कुछ भी एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो आपकी 5 रुपये की मिलती है, सिर्फ उसका नॉर्मल कॉस्ट, जो 5 रुपये पहले लोग आराम से खरीदते थे, या 100 रुपये में भी लोग 5 रुपये का पेन खरीद के चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, मार्केट में एक ही पेन है और लोगों के पास इतना सारा पैसा आ गया है, बहुत पैसा है लोगों के पास, लोगों के अकाउंट्स में, उनके पास 10-10 लाख रुपए और वो देने के लिए तैयार है इस 5 रुपये के पेन को खरीदने के लिए। अब क्या होगा, इस पेन का प्राइस 5 रुपये से बढ़ के 10 लाख हो गया। अब सेम वही समझ लो, यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, उसके पास 11 लाख है, तो क्या करेगा, 11 लाख वाला बंदा 10 लाख की बजाय 11 लाख देके इस पेन को खरीद लेगा। तो इस पेन का प्राइस 5 से 10 और अब 10 से 11 लाख हो गया। तो इस तरह से अगर लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ जाएगा तो जो हमारी चीज़ें हैं इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के भी बहुत से रीज़न होते हैं। कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि लोगों के पास पैसा बहुत है और चीज़ें कम है, लाइक डिमांड सप्लाई वाली चीज़ कम है, तो आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, आपका लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है। अब सपोज आपके पास, इंसान के पास सिर्फ 3 ही रुपये हैं और पेन है मार्केट में 5 रुपये का, सबके पास 3-3 रुपये, ठीक है। तो 2 रुपये रुपये वालों को तो छोड़ ही दो, 3-3 रुपये वाले बाकी लोगों को हम कलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ 3 ही रुपये और पेन है 5 रुपये का, तो लोग इस पेन को नहीं खरीद पाएंगे कभी भी, चाहे वो उनके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में क्या करेगा आरबीआई, इनको लोगों को कुछ पैसा देगा ताकि इनके पास 5-5 रुपये हो जाए, 2 रुपये देगा ताकि ये जाके पेन खरीद सके। और इस कंडीशन में क्या करेगा, आरबीआई इनसे पैसा ले लेगा और पैसा लेके इनके पास 5 रुपये छोड़ेगा ताकि आप 5 रुपये का जाके पेन खरीद लें। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे उतर के और कहेंगे ये लो भैया 3 रुपये और मतलब 2 रुपये लो और जाके पेन खरीद लो, या यहाँ पर जाकर ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे इतना पैसा वापस कर दो और जाके पेन, उसके बाद फिर पेन खरीदो, आप सबके पास पैसा मुझे ऐसे दे दो। तो इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, इनको
जिनको वो फॉलो करता है मार्केट का क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए और कितना नहीं है, क्या कैसे, उस बेसिस पे इन्फ्लेशन आपका डिसाइड करने के लिए बहुत से मेथड्स जो होते हैं वो आरबीआई फॉलो करता है। अब वो क्या मेथड्स होते हैं, उनको कैसे आरबीआई लगा करता है फॉलो, हम उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, तो एक सेकेंड दीजिए मुझे, लेट मी रेज दिस वीडियो। ये रेज नहीं होगा जब तक ये वीडियो पॉज नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं आरबीआई के कुछ मेथड्स जिनकी हेल्प से वो आपका क्रेडिट कंट्रोल, जितना भी मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए, उस चीज़ को आरबीआई देखता है। अच्छा गाइस, इन मेथड्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं बाय आरबीआई लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये जो मेन काम करता है कौन करता है, आरबीआई करता है। हाँ तो गाइस, मैं आपको बता रही थी मेथड्स को पढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सो लेट्स बैक टू द स्टडीज़। आपका मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे थे तो आपका एक सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड। मतलब आपके दो तरह के मेथड्स होते हैं, या फिर जिसको हम कह सकते हैं जनरल मेथड, जो आपका इन जनरल फॉलो होते हैं और आप में से बहुत से लोग इस मेथड्स को जानते भी होंगे इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जाम। और अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये सभी पता होंगे, बट अगर आपका नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आप रहे हैं तो ये कुछ जनरल मेथड्स आपको पता होंगे जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। दीज आर द क्वांटिटेटिव मेथड, और एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड या फिर उनको हम कह सकते हैं सिलेक्टिव मेथड्स। देखो, क्वांटिटेटिव मेथड होता है कि आपका वो एक बहुत मास लेवल पर यूज़ होता है और बहुत लाइक क्वांटिटी को, बहुत बड़ी क्वांटिटी को वो कवर करता है। एंड क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं ये बहुत बड़े लेवल के लिए, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लेवल तक एप्लीकेबल भी होते हैं, कभी सिलेक्टिव जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। अब ये मेथड क्या क्या होते हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो एक आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी टेंशन नहीं लीजिए, इनके नाम देख के ये सब क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको आगे पढ़ाई जाएगी। एक फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसको आपने CRR बोलते हैं। अनदर वन इज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है आपका SLR। ये आपने टर्म सुना होंगे, अभी हम इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भी हम इसी में ही कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये मेन आपके मेथड्स हैं जो आपके मेनली यूज होते हैं, जिसमें से आपने बहुत से मेथड शायद पढ़े भी होंगे या गो थ्रू उनसे करा होगा। इसके अलावा भी आपका दूसरा वाला होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। ओके, तो वो कौन से होते हैं एक सेकेंड दीजिए मुझे। क्वालिटेटिव मेथड में आपके यूज होते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आपका किस तरह से क्रेडिट का राशनिंग आप कर रहे हो, कैसे, कहाँ, किस सेक्टर में कितना पैसा होना चाहिए, कैसे उसको बांट रहे हो। अभी ये हम पढ़ेंगे जो इसमें से इसके हम सब नहीं पढ़ेंगे सिलेक्टिव मेथड, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले पढ़ेंगे जो पूछने के चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। हर मेथड को पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, लेकिन आपको मैं लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको एटलीस्ट पता हो डिफरेंस। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा क्वांटिटेटिव है या कौन सा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, ये पूछेगा कौन सा मेथड सिलेक्टिव मेथड है। इसमें से आपके लिखे होंगे और एक को यहाँ से टर्म लिखा होगा। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव मेथड पता है ना, आपको क्वांटिटेटिव मेथड पता है तो आप उस बेसिस पर एलिमिनेशन कर सकते हो और ये फाइंड आउट कर सकते हो कि सिलेक्टिव मेथड कौन सा है। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको पता नहीं चीज़ें। कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मोरल सेशन,
देखो ये आर बेसिकली ना लाइक कि ये वाले जो है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है जो आरबीआई ले सकते हैं और बहुत मास लेवल पर इफेक्ट होता है। सिलेक्टिव मेथड इज लाइक आरबीआई कुछ सिलेक्टिव जगहों पे कर सकता है। जैसे मैं मोरल सेशन की बात करूँ, सपोज एक बैंक है, कोई भी एक बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, XYZ बैंक है, ये लोन दे रहा है आपको आरबीआई से, तो ये लोन लेता है 4% पे और आपको देता है ये 16% पे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब लोग बेचारे मजबूर हैं तो उनको 16% पे ही लेना पड़ेगा, या तो फिर वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई उनको मोरल सेशन देता है कि भाई ये देखो ये चीज़ गलत है, आप इतना मत करो, आप थोड़ा बहुत मार्जिन रखो, अपना भी निकालो, लेकिन इतना भी मत रखो कि लोग उसको ले ही ना पाए। तो हो सकता है इसको बात समझ में आ जाए और ये कम करके 10% कर दे आपका रेट, सॉरी इंटरेस्ट आपका 10% कर दे। अब इट इज़ अ मोरल सेशन, इसका विल है XYZ बैंक, ठीक है, वो इसका कम्प्लीटली चॉइस है, ये इसको मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। आरबीआई सिर्फ इसको एक मोरल सेशन दे सकता है, सिर्फ गाइड कर सकता है, ठीक है, बाकी अब नहीं मानता है। और सपोज ये एक ही बैंक है इंडिया में, नहीं मान रहा है, लोगों को नीड है पैसे की लेकिन 16% पर नहीं खरीद सकते, फिर आरबीआई यहाँ से कुछ स्टेप लगा सकता है कि आपको इतना, आप मेरे पास इतना पैसा अपना जमा कर दो कैश रिजर्व रेशियो, तो आपके पास जब पैसे की कमी हो जाएगी तो शायद फिर वो लोन दे ताकि उनको इंटरेस्ट मिले और लोग उसकी वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल पाएँ। तो फिर इस तरह के स्टेप्स आरबीआई लेता है। लेकिन अब जैसे पब्लिसिटी के थ्रू वो कोई स्कीम, सपोज उसने कोई आरबीआई ने स्कीम बताई, उसको उसकी पब्लिसिटी कर सकता है, उसको एडवर्टाइज कर सकता है ताकि लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन खरीदें अंडर दैट स्कीम और बेनिफिट हो गवर्नमेंट को भी, आरबीआई को भी। जैसे अभी बहुत सी स्कीम कोरोना के वक्त हमने देखी गवर्नमेंट ने निकाली है, जिनको एडवर्टाइज भी किया गया है अच्छी तरह से, तो कुछ लोग जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है वो जाके उन स्कीम्स के अंडर लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आरबीआई काम करता है क्रेडिट कंट्रोल करने का। और फिर एक आ जाता है आपका डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन भी नहीं माना, XYZ बैंक ने अपनी मनमानी चलाई, कह रहा है नहीं तो मैं तो नहीं करूँगा 16% से कम। फिर आरबीआई कहेगा अच्छा बेटा आज अभी मैं तुझे बताता हूँ, फिर इसको उठा के कुछ भी एक्शन ले सकता है, इसके खिलाफ कुछ भी नोटिस निकाल सकता है, मतलब नॉट अभी बाय द लॉ ही रहेंगी चीज़ें, बट कुछ भी वो अपना कर सकता है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। अब क्या है ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे, सो डोंट वरी, अभी आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमारे मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से हैं। हम वन बाय वन पहले ये वाले मेथड्स देख लेते हैं, उसके बाद इसमें से मैं आपको एक ब्रीफ कर दूंगी कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो लेट मी रेज दिस थिंग। अब अगर हम इधर अपने क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते थे, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैंक रेट, ठीक है। अब आपका बैंक रेट क्या होता है, देखिए बैंक रेट बेसिकली होता है, ये एक मिनिमम रेट होता है, सबसे मतलब मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक, अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, ठीक है। डोंट कंफ्यूज कि मैंने सेंट्रल बैंक को आरबीआई लिख दिया है, नहीं, किसी भी देश का कोई भी सेंट्रल बैंक हो सकता है। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है आरबीआई। तो मिनिमम रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं और आरबीआई कौन सा है, देखिए आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, इसके सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। एंड कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के साथ डील्स करते हैं, हमारे और आपके साथ, पब्लिक के साथ जो डील करते हैं, ठीक है, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। आप कोई भी बैंक उठाकर ले लीजिए, सिंडिकेट बैंक है, पीएनबी है, आपका एक्सिस बैंक है, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक हैं जो कमर्शियल पर्पज़ को सर्व करते हैं। तो क्या होता है ना कि आपका सपोज एक बैंक है, आपका XYZ बैंक है, ठीक है, इसने अपने पास जो इसको पैसा था, इसने वो लोगों को लोन में दे दिया, ठीक है। अब एक कोई पर्सन आ गया, उसने इसके पास अपना पैसा जमा करवाया था और इसको पैसा वो अपना वापस चाहिए, और XYZ जो भी बैंक है इसके अकाउंट में इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई से कहेगा कि भाई ये एक पर्सन है, इसको 1 लाख रुपए इसने जमा करवाए थे बैंक में और अब इसको 1 लाख रुपए चाहिए। XYZ बैंक के पास तो पैसा है नहीं, तो अब ये जाएगा आरबीआई के पास और कहेगा भाई मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो और मुझे ज़रूरत है और मैं आपका रिटर्न कर दूंगा जब भी वो रिटर्न करने का जो भी उसने पीरियड डिसाइड किया होगा। और ये क्या होता है, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, दिस वन इज़ अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं।
कि मैं आपका 10 साल में या 20 साल में मैं आपका ये रिटर्न कर दूंगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीआई इसको कहेगा ठीक है आप मुझसे लोन ले जाइए, बट आपको इस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। तो अब यहाँ क्या बोला मैं आरबीआई ने कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन भाई मैं ऐसे तो आपको 1 लाख नहीं दूंगा ना, तो आप मुझे 10% का इंटरेस्ट दीजिएगा, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ। तो XYZ बैंक क्या कहेगा, ओके ठीक है मैं आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपए पे 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से वापस कर दूंगा। ठीक है, फिर वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है उस सब में हम नहीं जा रहे हैं अभी, बट सपोज इतना दिया इतना बोला हो गया नहीं। अभी XYZ बैंक के पास पैसा आ गया, अब ये क्या करेगा 1 लाख रुपए इसको दे देगा अपना। ठीक है, अब आप तो बोलोगे कि सर मतलब सॉरी मैम कि इसने 1 लाख रुपए तो आरबीआई से लाया और वो इसको दे दिया, अब ये जो 10% इंटरेस्ट है ये कहाँ से ये वापस करेगा, कैसे, और ये 1 लाख रुपए ये कहाँ से लाएगा। तो देखो इस बंदे ने जो 1 लाख रुपए दिया था ना बैंक को, इसने इस पर्सन ए ने जो अपना पैसा जमा किया था 1 लाख रुपए, जो इस बैंक ने लोन के तौर पर पर्सन बी को दे दिया, तो अब वहाँ इसने क्या किया होगा ना, इसने इंटरेस्ट रेट लगाया होगा 20% का। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि डबल ही लगाएगा, वो 12% 14% कितना भी हो सकता है। अब पर्सन बी के साथ इसने टाइम डिसाइड किया होगा 2 साल का, कि आप मुझे 2 साल या 5 साल में पैसा वापस करोगे। एक सेकेंड गाइस, ये पेन जरा स्टॉप हो गया, एक सेकेंड गाइस। अब इसने क्या बोला होगा XYZ बैंक ने पर्सन बी को कि आप मुझे ये 5 साल बाद इस पैसे को वापस कर दोगे 20% के लोन के साथ। तो 1 लाख रुपए लिए थे इसने, अब ये 5 साल बाद इस बैंक को 1 लाख रुपए वापस करेगा और उस पर 20% का लोन लगा के देगा। अब बैंक के पास पैसा आ गया तो ये 1 लाख रुपए और इसमें से 10% का जो इसका इंटरेस्ट बना वो उठा के ये आरबीआई को वापस कर देगा, और जो एक्स्ट्रा 10% का इंटरेस्ट बैंक के पास बचा वो बैंक की इनकम हो गई। ओके, तो इस तरह से पूरा खेल चलता है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे। सपोज एक बैंक है XYZ, ठीक है, और यहाँ ये हमारा है सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक, अब इधर एक पर्सन है ए और इधर एक पर्सन है बी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पर्सन ए है ये अपनी सैलरी का इसके पास 1 लाख रुपए आया कहीं से भी, इसने XYZ बैंक में सबमिट कर दिया। अब XYZ बैंक ने क्या करा, इस पैसे को पर्सन बी को लोन पर दे दिया 1 लाख रुपए, और क्या बोला 20% का इंटरेस्ट आप दोगे। अब आप मुझे बताइए, आप अगर बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं तो बैंक ऐसा कहता है क्या कि अब आपने ये, अगर आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपने पैसे जमा करे हैं तो यू कैन विदड्रॉ इट एनी टाइम यू वांट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप 10 साल बाद ही उसको निकालेंगे या 20 साल बाद ही निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपने आज जमा कर, आपको कल ज़रूरत पड़ गई, आप कल जाके उसको विदड्रॉ करा लाइए। ठीक है, तो सपोज इस पर्सन ने 1 लाख जमा किया और वो इसने पर्सन बी को दे दिया लोन पे। ठीक है, अब क्या होता है कि XYZ, ये जो पर्सन ए था ये दोबारा XYZ बैंक के पास जाता है 2 दिन बाद कि भाई लाइए हमारा 1 लाख रुपए हमें विदड्रॉ कराना है, विदड्रॉ कर दीजिए। अब XYZ के पास तो पैसे है ही नहीं बैंक के पास, क्योंकि इसने सब लोन पे दे दिए थे। अब क्या करेगा, XYZ बैंक जाएगा आरबीआई के पास और उससे कहेगा भाई मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक पर्सन का वापस करना है या जो भी करना है उसको, जिस भी एक्सपेंस के लिए ज़रूरत है, तो वो 1 लाख रुपए लेकर आएगा आरबीआई से। आरबीआई कहेगा ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10%। ठीक है, अब आरबीआई का ना मिनिमम होता है और हमेशा कम होता है इंटरेस्ट जो वो कमर्शियल बैंक आपको लोन में देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आरबीआई से 10% पर ले रहे हैं तो वो जाहिर बात है आपको वो 10% से ज़्यादा पे ही देंगे, क्योंकि 10% तो वो टोटल इधर पे कर देंगे ना, तो उनको अपना इनकम के लिए भी बचाना है, और कम तो दे ही नहीं सकते वरना वो आरबीआई को भी नहीं पे कर पाएंगे, डिफॉल्टर्स बन जाएंगे। तो खैर, अब ये 1 लाख रुपए लेकर आ जाता है इससे आरबीआई से 10% के इंटरेस्ट रेट के साथ, और वो 1 लाख रुपए इसको पर्सन को वापस कर देता है 1 लाख, और जो 10% के इंटरेस्ट पर लाया था वो अब आरबीआई को इसको XYZ बैंक को आरबीआई को वापस करना है। तो अब आरबीआई के पास मतलब सॉरी ये XYZ बैंक को क्या करना है, अभी 1 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करना है आरबीआई को 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल के लिए लाया था और यहाँ इस पर्सन ने लोन दिया था 5 साल के लिए। ठीक है, अब 1 2 3 4 साल 5 साल हो गए। अब 5 साल बाद ये पर्सन बी क्या करेगा, पर्सन बी ले जाके XYZ बैंक को ये अमाउंट रिटर्न कर देगा। कितना रिटर्न करेगा, 1 लाख। ठीक है, और उसको 20% के हिसाब से। अब
XYZ बैंक क्या करेगा, इस पैसे को जो इसको 1 लाख रुपए 20% से मिला था ना, इस पैसे को ये पर्सन सी को दोबारा लोन में दे देगा। ठीक है, 5 साल के लिए दे दिया, 1 लाख रुपए लोन में 20% इंटरेस्ट के साथ। अब ये जो 20% था ना, ये तो XYZ का इनकम हो गया। ठीक है, 20% हो गया XYZ का इनकम। अब ये सी क्या करेगा, सी ने 5 साल के लिए लिया, अब ये 5 साल बाद सपोज सी इसको रिटर्न करने चाहता है, तो सी ने रिटर्न किया XYZ बैंक को कितना, 1 लाख रुपए रिटर्न किया 5 साल बाद 20% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब इन 10 सालों में XYZ के पास कितना इनकम हो गया, तो 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपीज़ से, अरे यार 1 लाख से 40% उसने इनकम ले लिया। अब आप सपोज मान लीजिए 20% अगर ईयरली टैक्स भी लगता है, ईयरली इनकम टैक्स सॉरी ईयरली इंटरेस्ट भी लग रहा है XYZ का, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम देखते हैं, तो एक साल में उसका हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद उसी हिसाब से उसका बढ़ाते चलिए आप, 10 साल में उसको कितना सारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 40% के हिसाब से। और ये 1 लाख तो अभी भी वैसे ही उसके पास आ गया है, वापस घूम के 1 लाख आ गया है इसके पास। अब 10 साल का टाइम पूरा हो जाता है, 10 साल हो गए भाई हमारे, अब RBI कहेगा भैया लाओ XYZ हमारे पैसा लाओ तुम वापस। तो XYZ बैंक क्या करेगा ऐसी कंडीशन में, XYZ ये जो 1 लाख रुपये घूम रहा था ना अब तक, ये 1 लाख वापस करेगा। ठीक है, और जो उसने 40% कमाया है इसमें से 10% वापस करेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट था 10% का। RBI को पैसा वापस करके फाइनल 10 साल में जो XYZ की इनकम रह गई, दैट इज़ द 30%। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ 1 या 2 पर्सनस के लोगों का लेके एग्जाम्पल बताया है। तो अब देखो, पैसा तो वही रहा, 1 लाख ही रहा, लेकिन 1 लाख से XYZ ने कितना कमा लिया, 30%। RBI ने कितना कमा लिया, 1 लाख प्लस 10%। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन चलती है। टोटल आपका फ़ायदा इसमें 40% का यहाँ पर हो गया। अब आपका 1 लाख पे 40% जो ऐड हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। आपने जमा किया था 1 रुपया और आपको मिल रहा है 10 रुपये, तो आपका 1 रुपया को 10 रुपया बन गया। अब ऐसा नहीं है ना पैसे रखे 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 अपना आप डबल हो गया, ये सिर्फ कागज़ में चलता है, अकाउंट्स में चलता है कि हाँ भाई इतने साल में इतना डबल हो गया, इतने साल पे इतना डबल हो गया। पैसा उतना, कैश उतना ही रहता है, मतलब इट्स समथिंग वर्चुअल। ठीक है, यू कैन नॉट सी दिस 40% का अमाउंट, दिस इज़ वर्चुअल बट इट इज़ इन योर अकाउंट्स। ओके, आपके अकाउंट में है ये, बट यू कैन नॉट सी इट। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक विड्रॉ करके दे देगा, फिर आप उसको कहीं खर्च करेंगे। सपोज आपने निकाल लिया 1 लाख, जाके किसी ज्वेलरी शॉप में इन्वेस्ट कर दिया, ज्वेलरी वाले ने जाके अपने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। बट आपको एक सिंपल सिनेरियो मैंने बताया कि किस तरह से काम करता है बैंक और कैसे बैंक की इनकम होती है। अब ये जो 10% का रेट दिया था ना बैंक ने, ये जो 10% पे इंटरेस्ट दिया था RBI ने, जो 10% का इसने अपनी रेट लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था, दैट इज़ वी कॉल द बैंक रेट। ये होता है आपका क्या, बैंक रेट। अब आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि बैंक रेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है बैंक्स को पैसा लेने के लिए। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये बंदा अपना 1 लाख वापस होना आ गया, हो सकता है बैंक का अपना कुछ पर्सनल एक्सपेंस हो, उसके लिए उसको नीड हो, बट वहाँ पे फिर उसको रिकवर करने के तरीके अलग हो जाते हैं। तो खैर दिस इज़ द बैंक रेट। आपको टॉपिक बैंक रेट का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, मैं भूल गई। नेक्स्ट वाला क्या था पॉइंट, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको पॉइंट सारे लिखवा दूँगी, नोट करिए, बट आगे पीछे हो जाएंगे। इसके बाद अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, रेपो रेट। ठीक है, अब आप बताइए कोई भी मतलब मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोगों को, वीडियो को पॉज करिए आप लोग और अपना इसमें ना टाइप कीजिए कि रेपो रेट से आप लोग क्या समझते हो। अगर आपको पता हो तो आई एम वेरी श्योर कि गो थ्रू तो कभी ना कभी हुआ ही हो गया आप इस रेपो रेट क्या होता है इस चीज़ से। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी हमने बैंक रेट पढ़ा, उसमें क्या हुआ, XYZ को ज़रूरत पड़ी थी पैसे की और वो RBI से जाकर ले आया था, 1 लाख रुपए का हो गया था। अब इसमें भी ना RBI का कुछ लिमिट रहता है कि आप इतना ही ले सकते हो। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा था कि बैंक रेट जो था वो हमारा काम कर रहा था किस चीज़ में, लॉन्ग टर्म में। 10 साल की बात हो रही थी, 20 साल की बात हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा था। अब सपोज अब ऐसा तो नहीं है ना कि
मतलब सपोज बैंक को बहुत अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है और आरबीआई के पास भी पैसा नहीं है देने के लिए बहुत ज़्यादा बैंक को। आरबीआई कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए पैसा देना है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता इतना पैसा 10 साल के लिए। तो एक काम करो भाई, मेरे पास 10 दिन है या 15 दिन है, तो तुम 15 दिन के लिए ले जा सकते हो। तो इस छोटे छोटे स्पैन के लिए जो लेते हैं लोन, वहाँ हमारा काम करता है रेपो रेट या एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, देखो इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या था, आपका नॉर्मल बैंक वाले गए आरबीआई के पास, इंटरेस्ट अमाउंट पे लोन लिया है, लेकिन रेपो रेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इतना शॉर्ट बेसिस पर आपको इंटरेस्ट के साथ आप लिया है और 10 दिन में आप कहाँ से लाओगे 10% का इंटरेस्ट उनका रिटर्न, आप 10 दिन में कैसे रिटर्न करोगे। अगर आपको 1 लाख रुपए दिए थे और आपको 1,10,000 जमा करने हैं वापस उनके पास, तो आप कहाँ से लाओगे ये अमाउंट 10,000 रुपये का। अब मतलब अगर आप किसी को 1 लाख वापस भी करोगे तो आप मतलब कोई सेंस नहीं कि कहाँ से लाओगे आप ये 10,000 का इंटरेस्ट। आपने तो लोन दिया हुआ है 10 साल के लिए लोगों को, 5 साल के लिए लोगों को, 2 साल के लिए, तो वो आपको 15 दिन में थोड़ी रिटर्न करके चले जाएंगे। तो 10,000 का आप कैसे ला के दोगे उनका इंटरेस्ट, बल्कि आप उनका बेस भी नहीं वापस कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ पर बैंक क्या करता है कि आरबीआई कुछ एक चीज़ होती है, शायद आपको पता हो, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होती है, एक पेपर होगा सिंपल सा, ठीक है, उस पर कुछ लाइंस लिखी रहेंगी टफ टफ, जो छोड़ दो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। बट क्या होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया होगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शायद फाइनेंस मिनिस्टर से कौन करेगा, हाँ ये मैं भूल गई कौन करता है सिग्नेचर, मैं आपको ये चीज़ चेक करके बता दूँगी। बट अगर मैं ये चीज़ भूल जाऊँ ना बताना कि कौन सिग्नेचर करता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पे याद बता देना, याद दिला देना, मैं बता दूँगी ये चीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इशू हुआ होता है। अब क्या चीज़ होती है, अब सपोज मेरे पास, अब देखो आपके पास एक कागज़ का नोट है जिस पे 1,000 रुपये लिखा है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है, सॉरी 1,000 की तो वैसे भी नहीं है, 2,000 लिखा है, इसकी कोई वैल्यू है, मैं आपको 2,000 रुपये लिख कर दे दूँ, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी नहीं है। हम जो 2,000 रुपये का नोट यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि उस पर लिखा हो, उस पर हमारे साइन होते हैं, आपके उस पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही आपको इशू किया गया होता है। ठीक है, उस पर आपको आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह की जब आपकी फाइनेंस मिनिस्टर के आपके साइन रहते हैं, तो जब आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का कि आपको एक पर्सन है वो उसको ऑथराइज कर रहा है कि भाई ये मैं आपको ये अदा करने का वचन देता हूँ। तो अगर सपोज आपके 2,000 रुपये का नोट कल को बंद हो जाता है, जैसे आपका ये हुआ था 2016 में नॉमिनेशन हुआ था, आपके नोट बंद हुए थे, तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सबके पैसे वापस लिए, ठीक है, और उसके बदले में आपको न्यू नोट्स दिए। अब सपोज गवर्नमेंट का डिनोमिनेशन वाला कोई चक्कर नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास जाली नोट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास सही नोट है जो एक्चुअल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है, और अगर वो आपको मार्केट में नहीं चल रहा है किसी वजह से, तो आप उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, बैंक में जाके डिपॉजिट करा देते हैं ना, और बैंक आपके अकाउंट में डिपॉजिट करके फिर आप विड्रॉ करा सकते हैं एक नया नोट 2,000 का। बट अब क्यों कैसे वो दे देता है इस चीज़ की एश्योरिटी कि मैं आपको 2,000 वापस का मैं आपको देता हूँ, ये पैसे खर्च करने का मतलब मैं आपको पैसे देता हूँ और आप इसको इसकी वैल्यू 2,000 है, आप 2,000 रुपये में इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका आरबीआई के पास ना 2,000 रुपये का कुछ बैलेंस रखा हुआ है, मतलब बैकअप रखा हुआ है। बैकअप आपका गोल्ड भी होता है, आईएमएफ को कुछ सिक्योरिटी, आईएमएफ के पास सिक्योरिटीज होती हैं, आईएमएफ के पास गोल्ड होता है, वो सब भी चीज़ें कंसीडर होती हैं, हम इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। बट ये सब चीज़ें होती हैं, इनके बेसिस पे वो 2,000 का नोट प्रिंट हुआ होता है। अगर सपोज ये नोट आपका नहीं चलता है ना, कहीं पे आप आरबीआई के पास चले जाओ, आरबीआई आपको 2,000 रुपये का गोल्ड देगा, बट या फिर डॉलर देगा 2,000 रुपये का, कुछ भी 2,000 रुपये की चीज़ ऐसी देगा, लेकिन आपका ये अमाउंट कंपनसेट करेगा आरबीआई, क्योंकि उसको आरबीआई ने इशू किया होता है। तो इसी तरह से आपकी क्या होती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। अब सपोज ये आपकी जो सिक्योरिटी है ये 1,00,000 रुपये की है, ये XYZ बैंक ने 2010 में खरीदी थी, ठीक है, और अब ये इशू क्यों करता है बैंक, मतलब गवर्नमेंट इशू क्यों करती है कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये भैया मैंने आपसे लिया 1,00,000 रुपये, 2010 छोड़ दो यार, 2020 ही मान लो, ज़्यादा पीछे चली जाएगी कहानी,
2020 में सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इश्यूज़ करे, आपका ये कोविड का सिचुएशन था, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत थी कोविड में, ठीक है, कोविड-19 आया, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत थी, लोगों को फीड कराना था, लोगों को सर्वाइव कराने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। उसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी मार्केट में रिलीज़ कर दी। और क्या कहा गवर्नमेंट ने, ये 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप मुझसे आज खरीद लो इसको और आप 10 साल बाद मतलब 2030 में आकर मुझे वापस कर देना, मैं आपको इस पर 10% का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। अब आप गए, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप जाके उसको ले आए। अब इसमें क्या आपका ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट ने लिया है तो 100% वापस करेगी आपकी गवर्नमेंट 10 साल बाद उस चीज़ को। तो अब आपकी इस तरह का बैंक ने, अब इसको ना कोई नॉर्मल लोग भी खरीद सकते हैं, बैंक्स भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो सपोज XYZ ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर रख ली, 10% का इंटरेस्ट इसको मिलना था 2030 में, यहाँ तक कहानी खत्म। अब क्या होता है कि 2021 में बैंक को ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से 1 लाख रुपए की, ठीक है, और ये जाता है RBI के पास। ये RBI भाई हमें दे दो 1 लाख रुपए और हम आपको 15 दिन बाद वापस कर देंगे, हमें 15 दिन के लिए चाहिए। अब RBI कहेगा कि भाई मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा लेकिन उस पर 10% इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, और दैट इज़ टू फॉर द 10 ईयर्स के लिए आप ले जाओ, इस तरह से चलता है मेरा। तो मैं 15 दिन में, तो 15 दिन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तो क्या किया फिर RBI ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक स्कीम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में मैं क्या करूँगा, आप मुझसे 15 दिन के लिए 1 लाख रुपए ले जाओ, बट बदले में कोलेट्रल कुछ दे के जाओ। अब बैंक कहेगा भैया मेरे पास क्या कोलेट्रल है, मेरी तो ये ज़मीन जो बैंक की बिल्डिंग है वो भी सरकारी है, मैं क्या कोलेट्रल दूँ आपको। तो बैंक कहेगा, RBI कहेगा कि भैया आपने कभी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी खरीदी हो, कुछ ट्रेजरी बिल हो 1 लाख रुपए का, तो आप मेरे पास वो रख जाओ और बदले में आप मुझ 15 दिन बाद आना और मुझसे ये आप अपना 1 लाख रुपए मुझे वापस कर जाना मेरा, और अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाना, मतलब इतना इंटरेस्ट पे, कुछ इंटरेस्ट तो ले गई RBI। सपोज 4% का इंटरेस्ट लिया RBI ने कि 4% का इंटरेस्ट के बाद आप 15 दिन बाद आके मेरा पैसा वापस कर जाना और आप अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले जाना। इन केस आप ये नहीं करके जाओगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसकी हो जाएगी, RBI की हो जाएगी। फिर 30 साल बाद RBI इस पर 10% का फ़ायदा ले लेगी। अब यहाँ पर क्या चक्कर है, देखो यहाँ पर है 10% का फ़ायदा मिल रहा था बैंक को, यहाँ पर बैंक को 4% का है। तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्यों अपनी 10% का फ़ायदे वाली चीज़ को वेस्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या रहता है कि आपका कोई भी XYZ बैंक जाता है RBI के पास और RBI उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में एक शॉर्ट टर्म लोन दे देता है कुछ इंटरेस्ट पर। अब वो जो एक इंटरेस्ट रेट पर देता है कुछ, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी कि क्या है पूरा चक्कर। देखो मैं सिर्फ स्पेसिफिक रेपो रेट क्या होता है वो नहीं पढ़ाया आपको, उसके पीछे की पूरी बैकअप स्टोरी सुनाई है कि क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं और कैसे पूरा खेल चलता है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठे और आप सिर्फ रटे नहीं इस चीज़ को। दिमाग में बैठना ज़रूरी होता है, रटोगे कितना, एग्जाम में 1000 चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ रटने के लिए, हिस्ट्री की डेट्स याद कर लेना रटने के लिए। हालांकि अब तो बहुत कुछ रैंडम चीज़ें जो हुई हैं उनके लिए आपको डेट्स को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप एक वे में हिस्ट्री पढ़ोगे ना, लाइक पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, इवेंट वाइज अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको रटने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेट की, क्योंकि इवेंट जब आप पढ़ते हो ना तो एक सीरीज़ की डेट होती चली जाती है। और वो अगर मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया तो आई विल टीच यू दीज इवेंट्स के। देखो भैया पहले जालियांवाला कांड होता है 1919 में, उसके बाद फिर उसमें 1920 में शायद असहयोग आंदोलन होता है, फिर उस तरह से चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है आपका, क्योंकि फिर ये अपना अब ये चीज़ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात करते हैं, फिर साइमन कमीशन आ जाता है। इसका वो लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्ट क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म, सॉरी आई फॉरगॉट द टर्म, उसका विरोध करते हैं बिल का 1927 में। तो उसके बाद फिर आपका 1929 में जाके आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 29 में, 30 में, 31 में। सो अगर आप उसको इवेंट वाइज पढ़ेंगे ना तो पूरा इवेंट बनता चला जाएगा पूरी हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत इजीली आप इवेंट की डिटेल स्टडी करके रिलेट कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल में बहुत रेयर ऐसा मैंने देखा है, शायद मैंने कभी नहीं देखा, अगर किसी ने UPSC का एग्ज़ाम दिया हो तो
कि उसमें आपको डेट वाइज कुछ पूछा हो कि इस डेट को क्या हुआ था और इस डेट को, मतलब आता है डेट वाइज भी चीज़ें, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। अगर आप नॉर्मल एग्जाम्स देखोगे कोई और, तो उसमें आपका डेट वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि हाँ लोग इतना डिटेल में पढ़कर आते हैं ना कि उनको डेट्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनको पता है कि 1927 में ये हुआ है, इसमें ये चीज़ें हुई हैं इस इवेंट में, तो इसके विरोध में लोगों ने ये किया, तो इसकी वजह से 1928 में फिर इनका अपना जो नेहरू जी ने जो रिपोर्ट आपका बना के दिया है 1928 में, क्योंकि 1927 में उन्होंने साइमन कमीशन भेजा। क्यों भेजा 1927 में साइमन कमीशन? उसके बदले में फिर 1928 में ये चीज़ हुई है। फिर 1929 में डिस्कस करने के लिए वो डोनाल्ड ने वहाँ पे बुलाया था लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो दैट वाज द थिंग कि यूपीएससी में डेट वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं हिस्ट्री में, क्योंकि उनको वो सब स्टोरीज पता होती हैं बैकअप में। तो खैर हम बात कर रहे थे रेपो रेट का, तो मैं इसको आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट या इट इज़ एन मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल which allows banks ने बस यहाँ पे लिखा कमर्शियल बैंक्स टू बोरो मनी फ्रॉम द RBI to manage its short term needs. नीड्स ऑफ लिक्विडिटी लाइक बैंक के पास, देखो अब आप बोलोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो थी बैंक के पास, तो मतलब 1 लाख का उसके पास क्या कुछ भी, मतलब पैसा तो था ना एक तरह से, 1 लाख रुपए तो था ही ना उसके पास, बट लिक्विड में हमें चाहिए। अगर कोई कस्टमर विड्रॉ करने आ गया, आपका 50,000 एक पर्सन ए को चाहिए, 50,000 पर्सन बी को चाहिए, तो आप क्या कहोगे, भैया ये ले जाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर और इसको आधा फाड़ लेना, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको लिक्विडिटी की जो नीड होती है उसको सर्व करने के लिए रेपो रेट का यूज़ करना पड़ता है अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज। देखो मैंने आपको बताया था ना कि सपोज उसने 4% का दिया, या जैसे मतलब उसको RBI ने बैंक को दिया है कि शर्त पे कि आप भैया 15 दिन बाद आके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमसे वापस खरीद कर जाओगे। ठीक है, इस तरह टू परचेज द सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड उनके एग्रीमेंट में जो भी आपका डिसाइड होता है, डेट एंड रेट, इतने रेट पर आप हमसे ये सिक्योरिटी वापस खरीद कर जाओगे इस डेट तक। अगर नहीं खरीद के जाओगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगी किसकी, RBI की। फिर RBI 10 साल बाद सरकार से पैसा वसूल लेगी। अब मैंने आपको 10% 4% का सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, बाकी उनका वो अपना कैलकुलेटेड रहता है बहुत हिसाब से कि उनको किस में फ़ायदा रहेगा, कितने में फ़ायदा रहेगा, और कितना बैंक भी उसको एनालिसिस करता है कि भाई कितना हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। 15 दिन के लिए पैसा चाहिए और कोई बोलते 50% इंटरेस्ट पर ले जाओ, तो थोड़ी ना पॉसिबल है। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ वेरी करती है, वो बैंक और RBI का अपना रहता है अलग। ओके, तो आपका दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, रेपो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरह एक और टर्म होता है, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिवर्स रेपो रेट बताती हूँ। रिवर्स रेपो रेट, और हमारा आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, तो ये लास्ट टॉपिक पढ़ा के फिर मैं वीडियो एंड करूँगी, और बाकी की चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ रह नहीं है इसमें भी डिस्कस करने के लिए। देखो अभी हमने रेपो रेट में क्या देखा था कि हमारे XYZ बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो गया RBI के पास, और RBI ने उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में कुछ एक फिक्स रेट पे लोन दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेपो रेट में। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। रिवर्स इसका कम्प्लीटली उल्टा केस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि RBI को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सपोज गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली
अब मैं ये एग्जाम्पल देके इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये ना लगे आरबीआई को की ज़रूरत पड़ेगी वो तो छाप लेगा पैसा, ऐसा नहीं होता है। छापने के लिए उसको बैकअप, मैंने अभी बताया था ना एक थोड़ी देर पहले, बैकअप में गोल्ड या आईएमएफ में कुछ उसका जो सबमिट है, या आईएमएफ में जो गोल्ड सबमिट है, वो सब चीज़ें जितनी होती हैं आरबीआई के पास, उसी के हिसाब से वो और पैसा प्रिंट कर सकता है। ओके, पैसा तो नहीं प्रिंट कर सकता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है या कोई और अदर एक्सपेंस है, सपोज गवर्नमेंट आरबीआई के, या कोई आ गया डॉलर लेके बहुत सारा और उसको चाहिए बदले में रुपये, या और कोई और नीड आ गई आरबीआई की, तो उसको ये आपका ज़रूरत है पैसे की और आरबीआई के पास नहीं है कैश, तो वो जाएगा किसी XYZ बैंक के पास, सपोज गया एसबीआई के पास या किसी भी XYZ बैंक के पास गया। अब वहाँ जाकर आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसके बदले में आप हमें लोन दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आरबीआई लोन ले रहा है XYZ से, तो XYZ बैंक क्या करेगा, एक फिक्स कुछ रेट रहेगा उसका, उस रेट पर वो लोन दे देगा आरबीआई को एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। दिस इज अ क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच अलाउज द RBI to become, sorry not become, RBI थोड़ी ना दे रहा है, RBI तो मांग रहा है, to borrow the loan from banks against selling of government securities with an agreement to repurchase the same government security at a predetermined डेट एंड रेट। सो दिस इज द रिवर्स रेपो रेट। अब आपको रेपो रेट समझ में आ गया, आपको मेन बैंक रेट समझ में आया, रेपो रेट समझ में आया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आया। ये तीन चीज़ें मैंने टाइम ज़्यादा लिया आपका, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपका एक ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला टर्म है जो आजकल बहुत यूज़ होने लगा है। एक और होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये वाली चीज़ें अब एग्जाम्स में पूछी जाने लगी हैं, तो इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल हियर, एंड हियर इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर।